आज अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में चैप्टर 7 मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी। इसमें टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ लेजर एंड रूबी लेजर एंड हीलियम नियॉन लेजर। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्टिव मटेरियल, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ एक्टिव मटेरियल व्हिच इज यूज्ड इन आवर लेजर फॉर प्रोड्यूसिंग लेजर, लेजर इज डिवाइडेड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। यानी सक्रिय पदार्थ की प्रकृति के आधार पर, सक्रिय पदार्थ की प्रकृति के आधार पर लेजर को 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं या विभाजित करते हैं। पहला सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था लेजर, इसमें रूबी लेजर और जितने भी हमारे सॉलिड स्टेट एक्टिव मटेरियल्स या सक्रिय पदार्थ यूज करते हैं वो सभी लेजर आते हैं। फिर सेकंड कैटेगराइजेशन गैस लेजर, गैस लेजर में हमारा हीलियम नियॉन लेजर और भी जितनी भी गैसेस हैं उनके साथ जो लेजर बनता है एक्टिव मीडियम के साथ वो हमारी गैस लेजर कहलाती हैं। सेमीकंडक्टर लेजर या अर्धचालक लेजर, इसमें हम सेमीकंडक्टर यानी पी टाइप एन टाइप क्रिस्टल्स का यूज करके लेजर को बनाते हैं और ये हमारी वाइड रेंज की लेजर आती है। तो ये जो 3 टाइप्स हैं ये लेजर के डिस्ट्रीब्यूशन हमारे एक्टिव मटेरियल यानी एक्टिव मीडियम के आधार पर है, जहां से लेजर लाइट निकलती है एक्टिव मटेरियल से। और ये कैटेगराइजेशन हमारा सॉलिड, गैस और इसके बाद सेमीकंडक्टर लेजर। अब आते हैं सिलेबस में जो हमारी 2 लेजर्स हैं, रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर। तो पहले हम रूबी लेजर की स्टडी करेंगे। रूबी लेजर, रूबी लेजर इज फर्स्ट लेजर, इट इज इन्वेंटेड इन 1960, यानी 1960 ईस्वी में इसकी इन्वेंशन हुआ था और बनाने वाले थे TH मैमन, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने पहली बार रूबी लेजर बनाई और ये पहली लेजर है जिसका आविष्कार हुआ। इसके बाद बहुत सारी लेजर्स आई और रूबी लेजर जो हमारी पहली लेजर बनी, जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। पहली चीज तो रूबी लेजर हमारी पल्स लेजर है। इसमें जो लेजर निकलती है, लेजर आउटपुट, वो पल्स के फॉर्म में निकलती है। लगातार लेजर लाइट हम इससे नहीं ले सकते और ये बहुत ही अनस्टेबल लेजर है। 3 लेवल लेजर है, 3 एनर्जी लेवल्स का यूज करने वाली, यूज करके लेजर इसमें आउटपुट निकलता है। हम रूबी लेजर के बारे में देखते हैं। रूबी लेजर इज फर्स्ट एवर सक्सेसफुल लेजर वाज इन्वेंटेड और कंस्ट्रक्टेड विथ स्मॉल रूबी रॉड नोन एज रूबी लेजर। इट इज ए सॉलिड स्टेट लेजर। TH मैमन ने 1960 में पहली बार लेजर एक छोटे रूबी छड़ से बनाई थी जिसे रूबी लेजर नाम दिया गया। तो ये रूबी छड़ से बनाई गई थी इसलिए इसका नाम रूबी लेजर दिया गया है। और ये हमारा रूबी लेजर है। इसमें रूबी रॉड, ये हमारा रूबी रॉड है। ये लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है रूबी रॉड हमारा और 1 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। तो इस रूबी रॉड की लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर। दिस रॉड इज मेड ऑफ एल्मुना। रूबी रॉड इज मेड ऑफ एल्मुना यानी Al2O3, एल्युमिनियम डाइऑक्साइड, एल्मुना। इससे हमारी रूबी रॉड बनी होती है और इसमें 0.05% की हम Cr2O3 इसकी डोपिंग करते हैं, यानी 0.05% इसमें क्रोमियम ऑक्साइड डोप्ड होता है। इसकी अशुद्धि मिलाई जाती है, तब हमारा जो एल्मुना की रॉड है वो पिंक कलर हो जाती है और इसको हम रूबी रॉड कहते हैं या रूबी क्रिस्टल की छड़। इस क्रिस्टल, रूबी क्रिस्टल के नाम पर ही हम अपने लेजर का भी नाम रूबी लेजर रख दिया गया है। और रूबी लेजर के जो पार्ट्स हैं, पहला ये रूबी रॉड हो गई। रूबी रॉड हमारा एक्टिव मीडियम, रूबी रॉड में एक्टिव मीडियम में क्रोमियम एटम जो है, क्रोमियम आयन, ये हमारे एक्टिव सेंटर्स हो गए। क्रोमियम जहां जहां भी रहेंगे रूबी रॉड में एल्युमिनियम के तुलना में बहुत कम है। तो इस तरह से क्रोमियम एटम हमारे एक्टिव सेंटर्स हो गए और एल्युमिनियम ऑक्साइड होस्ट मटेरियल हो गया, मेजबान। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारा पंपिंग सोर्स। पंपिंग सोर्स हमारा इलेक्ट्रिसिटी ही है और इलेक्ट्रिसिटी हमारा फ्लैश लैंप है, हमारा जीनॉन फ्लैश लैंप इसको कहते हैं। जीनॉन फ्लैश लैंप है, ये स्पाइरल फॉर्म में होता है
यानी इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में हम रूबी रॉड के ऊपर इसको स्पाइरल कर देते हैं फ्लैश ट्यूब को, और इसमें जिनॉन गैस भरी होती है। तो ये जिनॉन गैस भरी होने के कारण ये जिनॉन फ्लैश लैंप कहलाता है, और जिनॉन फ्लैश लैंप से हमारी रूबी रॉड के अंदर पंपिंग होती है। नेक्स्ट थिंग रिक्वायरमेंट हमारा कैविटी रेजोनेटर या ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो इसमें जो रूबी रॉड का एक एंड है ये फुल्ली रिफ्लेक्टिंग एंड है, यानी पूर्ण परावर्तक सिरा, और दूसरा पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एंड या आंशिक परावर्तक सिरा। तो दो मिरर्स लगा दिए गए हैं परफेक्टली पैरेलल, एक फुल्ली रिफ्लेक्टिंग, दूसरा पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, और पार्शियली रिफ्लेक्टिंग से ही लेजर लाइट या लेजर पल्स निकलेगी। हमारे रूबी लेजर के केस में लेजर पल्स आउटपुट में निकलेगी, बाकी जितनी लेजर्स हैं उनमें हम लेजर कंटिन्यूअसली लेते हैं। तो यहाँ हमारी लेजर कंटिन्यूअसली नहीं आ रही है, कुछ मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड तक लेजर लाइट निकलती है, फिर इसके बाद बंद हो जाती है, फिर कुछ समय बाद फिर लेजर लाइट निकलती है। तो इसको कहते हैं पल्स लेजर। पल्स के फॉर्म में एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर ये हमारी लेजर पल्स निकलती हैं। क्योंकि लेजर ऑपरेट करने के दौरान, यानी जब हम इस रूबी लेजर को यूज करते हैं तो रूबी रॉड बहुत हॉट हो जाती है, तो इसके जलने का खतरा है, तो हमें इसे कूल करना पड़ता है। हम कूलेंट एक तरफ से इंसर्ट करेंगे, दूसरी तरफ से कूलेंट आउटपुट बाहर निकल जाएगा। तो ये हम कूलेंट रूबी रॉड को कूल करने के लिए यूज होता है, शीतलक या कूलेंट। तो इस तरह से हम रूबी रॉड का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। रूबी रॉड, दिस इज ए पिंक कलर रॉड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर डायमीटर। यानी रूबी छड़ एक गुलाबी रंग की 5 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर व्यास की छड़ होती है, सिलेंड्रिकल रॉड है। इट इज एल्युमिनियम डाइऑक्साइड क्रिस्टल, इट इज एल्युमिनियम डाइऑक्साइड दैट इज कॉल्ड एल्मुना, Al2O3 crystal doped. This crystal is aluminum oxide crystal is doped with 0.05% chromium oxide Cr2O3. Thus रूबी छड़ एल्युमिनियम डाइऑक्साइड एल्मुना क्रिस्टल की बनी होती है, जिसमें 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड की अशुद्धि मिलाई जाती है। तो इस तरह से हमारा क्रोमियम जो एटम है वो भी आ गया। क्रोमियम एटम एक्ट एज सेंटर्स। जब हमारे एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टल में डोपिंग की जाती है या अशुद्धि मिलाई जाती है क्रोमियम ऑक्साइड की, तो जो एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिस्टल ओरिजिनली थी उसका कलर पिंक हो गया, तो इस कारण से इसको रूबी नाम दिया गया है। रूबी रॉड हो गई है हमारी। रूबी रॉड में दो तरह के एटम है। पहला हमारा क्रोमियम एटम है। ये क्रोमियम एटम एक्टिव सेंटर्स है। इन्हीं के मेटास्टेबल स्टेट में पहुंचने के बाद जो ट्रांजिशन होता है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, और वहां से लेजर लाइट पल्स के रूप में आगे हमारे पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एंड से निकलेगी, और ये इसीलिए एक्टिव सेंटर्स कहलाए जाते हैं। और एल्युमिनियम एटम्स आर एक्ट एज होस्ट एंड आवर रूबी रॉड एक्ट एज एक्टिव मीडियम। इस तरह से क्रोमियम परमाणु सक्रिय केंद्र और एल्युमिनियम परमाणु मेजबान का काम करते हैं, और रूबी छड़ सक्रिय पदार्थ का या सक्रिय माध्यम का काम करती है। ये तो हो गई पहली रिक्वायरमेंट, हमारा एक्टिव मीडियम। दूसरी रिक्वायरमेंट पंपिंग सोर्स। पंपिंग सोर्स इज ए जिनॉन फ्लैश लैम्प। पंपिंग सोर्स इज जिनॉन फ्लैश लैम्प। इट इज इन स्पाइरल फॉर्म। जिनॉन फ्लैश लैम्प इन स्पाइरल फॉर्म which is operated by high voltage source. Our xenon flash lamp is operated with high voltage source. यानी पंपिंग स्रोत एक जिनॉन फ्लैश लैंप है। जिनॉन गैस फील्ड एक ट्यूब है जो कि स्पाइरल फॉर्म में होती है, और इसके सिरों पर हम बहुत अधिक उच्च विभवांतर लगाते हैं जिससे फ्लैश होकर लाइट निकलती है। ये हमारा फ्लैश लैंप कहलाता है, जो कि उच्च विभव की विद्युत स्रोत से संचालित होता है हमारा फ्लैश लैंप। एक्टिव मीडियम और पंपिंग सोर्स हो गए। अब तीसरा हमारा कैविटी रेजोनेटर या ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर सारी लेजरों में एक जैसा ही बना होता है। ए परफेक्टली पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेन मिरर्स। ए परफेक्टली पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेन मिरर्स इज माउंटेड एट एंड ऑफ रूबी रॉड। बोथ एंड ऑफ रूबी रॉड आर surrounded by two
plane mirrors which are exactly parallel to each other, in which one mirror is fully reflecting and other mirror is partially reflecting. This combination of mirror act as optical resonator. यानी दो समतल दर्पणों को का एक पूर्णतया समांतर संयोजन, दो समतल दर्पणों का एक पूर्णतया समांतर संयोजन रूबी क्षण के सिरों पर लगा होता है, दोनों सिरों पर लगा होता है, जिनमें से एक मिरर पूर्ण परावर्तक तथा दूसरा मिरर आंशिक परावर्तक होता है। इस संयोजन को प्रकाशिक रेजोनेटर या ऑप्टिकल रेजोनेटर कहते हैं। और फोर्थ अरेंजमेंट क्या लगा रहता है? ड्यूरिंग लेजर यूज ड्यूरिंग ऑपरेशन रूबी रॉड बिकम्स वेरी हॉट, रूबी रॉड बिकम्स हॉट एंड हेंस ए कूलेंट इज यूज्ड टू कूल आवर रूबी रॉड। यानी लेजर के उपयोग के दौरान रूबी क्षण काफी गर्म हो जाती है, अतः इसे ठंडा करने के लिए शीतलक पदार्थ यानी कूलेंट मटेरियल का उपयोग किया जाता है। हमारी रूबी रॉड कैसे ऑपरेट करेगी? ऑपरेटिंग और वर्किंग ऑफ रूबी रॉड प्रचालन या इसकी कार्यविधि। तो हमारी रूबी रॉड, ये एनर्जी लेवल डायग्राम बना हुआ है, ये जो पूरा डायग्राम है इसको कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ रूबी लेजर। और इसमें 3 लेवल्स हैं। ये हमारी जो रूबी रॉड है, रूबी लेजर, वो 3 लेवल लेजर है और ये पल्स लेजर है, यानी पल्स के फॉर्म में लेजर लाइट आउटपुट में निकलती है। लगातार हम इससे लेजर लाइट या लेजर आउटपुट नहीं ले सकते, पल्स के फॉर्म में हम लेंगे। और इसमें जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं वो इस प्रकार हैं। E1 हमारा ग्राउंड स्टेट है। ये सभी स्टेट क्रोमियम की दर्शाई जा रही हैं, क्योंकि एल्युमिनियम हमारा केवल होस्ट का काम करता है और क्रोमियम एटम यही हमारा लेजर एक्शन या लेजर क्रिया में भाग लेता है। क्रोमियम स्टेट की, क्रोमियम एटम की ये ग्राउंड स्टेट हो गई, मूल अवस्था E1। और E2 इसकी एक्साइटेड स्टेट हो गई और E3 भी एक्साइटेड स्टेट है। तो क्रोमियम एटम में हमारी 2 एक्साइटेड स्टेट्स हैं, जिन पे अगर क्रोमियम एटम ग्राउंड स्टेट में है तो इस पे हम जैसे ही फ्लैश लैंप ऑन करेंगे हमारा उसमें से ब्लू लाइट निकलेगा और ग्रीन लाइट निकलेगी। ब्लू लाइट के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन 1 होगा, यानी E1 टू E3 होगा, और ग्रीन लाइट के करस्पॉन्डिंग E1 टू E2 ट्रांजिशन होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से 10⁻⁸ सेकंड बाद अपने आप मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे। तो E1 से 3 ट्रांजेक्शन से मेटा स्टेबल स्टेट में आएगा, E2 से 4 ट्रांजेक्शन से मेटा स्टेबल स्टेट में आएगा, यानी मृत अस्थायी ऊर्जा स्तर। मेटा स्टेबल स्टेट में हमारा ये इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकंड तक रह सकता है, यानी मोर टाइम स्पेंड कर सकता है। तो ग्राउंड स्टेट से लगातार पंपिंग के दौरान हमारे एटम एक्साइटेड स्टेट में आते रहेंगे क्रोमियम, और फिर 3-4 ट्रांजिशन के थ्रू मेटा स्टेबल स्टेट में आते रहेंगे। अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन यानी जनसंख्या व्युत्क्रमण अचीव नहीं है, यानी नॉर्मल स्टेट ऑफ सिस्टम है, तो उस केस में 10⁻³ सेकंड बाद यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप नीचे आएंगे और ये ट्रांजिशन 5 होगा। ट्रांजिशन 5 हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन यानी स्वतः उत्सर्जन का है। तो ट्रांजिशन 5 से स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है स्वतः उत्सर्जन। और फिर जैसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन यानी जनसंख्या व्युत्क्रमण अचीव होता है, यानी मेटा स्टेबल स्टेट में परमाणु की संख्या अधिक हो जाए और ग्राउंड स्टेट में कम हो जाए, तो इस केस में जो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन के फोटॉन हैं वो हमारे एक मेटा स्टेबल स्टेट में रह रहे क्रोमियम एटम्स पर पड़ेंगे और फिर यहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। ये फोटॉन इलेक्ट्रॉन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा मेटा स्टेबल स्टेट के, और फिर 2 फोटॉन एग्जैक्टली पैरेलल एक दूसरे के समांतर निकलेंगे और ये लेजर इस तरह से बहुत सारे फोटॉन मल्टीप्लाई होके ये आगे चल के 2 क्रोमियम एटम को स्टिमुलेट करेंगे। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जाएगा और हमें लेजर पल्स के रूप में आउटपुट मिलेगा। तो स्टिमुलेटेड एमिशन हमारा ट्रांजिशन 6 है। क्रोमियम हैज 2 एक्साइटेड स्टेट्स। क्रोमियम हैज 2 एक्साइटेड स्टेट E1 एंड E2, E2 एंड E3। क्रोमियम हैज 2 एक्साइटेड स्टेट E2 एंड E3 above its ground state E1. This is ground state. Above this ground state, it has E1 and E2 and E3 2 excited states. A metastable state M is below state E2, below state A2. A metastable state M exists
इलेक्ट्रॉन कैन स्टे इन दिस मेटास्टेबल स्टेट टाइम 10 to the power minus 3 second. Electron can stay 10 to the power minus 3 second in metastable state M, which is 10 to the power 5 times greater than time of E1 and E2 and E3. Our lifetime of excited state is 10 to the power minus 8, but this metastable state lifetime is 10 to the power minus 3 second. Hence, this time is 10 to the power 5 times greater than this time, lifetime. This is क्रोमियम में इसकी मूल अवस्था E1 के ऊपर, क्रोमियम में इसके मूल अवस्था E1 के ऊपर दो अवस्थाएं, उत्तेजित अवस्थाएं E2 और E3 होती हैं. मित अस्थायी अवस्था M में इलेक्ट्रॉन 10 घाते -3 सेकंड तक रह सकता है, यानी 10 टू द पावर -3 सेकंड तक रह सकता है, जो कि 10 घाते 5 गुना यानी 10 टू द पावर 5 गुना अधिक समय है. अवस्थाएं E2 और E3 के जीवन काल 10 टू द पावर -8 सेकंड से, यानी मित अस्थायी अवस्था M में इलेक्ट्रॉन 10 घाते -3 सेकंड तक रह सकता है, जो कि 10 घाते 5 गुना अधिक समय है. अवस्थाएं E2 और E3 के जीवन काल 10 टू द पावर -8 सेकंड से, यानी एक्साइटेड स्टेट का जीवन काल. नाउ व्हेन लाइट ऑफ xenon फ्लैश लैम्प, light of xenon flash lamp flashes or falls on ruby rod, flashes or falls on ruby rod, green and blue light are absorbed by chromium ion Cr3 plus ion. Green and blue light are absorbed by chromium ion, and chromium ion gets excited in states E2 and E3. Chromium atom gets excited in states E2 and E3, that is it is ट्रांजिशन बाई 1 and 2. तो इस तरह से जैसे ही हमारा फ्लैश लैंप ऑन होगा, ग्रीन और ब्लू लाइट्स क्रोमियम एटम पर पड़ेंगी जो कि ग्राउंड स्टेट में है, और फिर ब्लू लाइट के एब्जॉर्प्शन से हमारा ट्रांजिशन 1 होगा, E3 में पहुंचेगा, और ग्रीन लाइट के एब्जॉर्प्शन से स्टेट E2 में पहुंचेगा, और ये ट्रांजिशन 2 होगा. तो इस तरह से जब प्रकाश की एक फ्लैश या पल्स रूबी क्षण पर पड़ती है xenon लैंप से, एक पल्स या फ्लैश रूबी क्षण पर पड़ती है, तो हरे और नीले प्रकाश, हरे व नीले प्रकाश क्रोमियम आयन द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, तथा क्रोमियम आयन की उत्तेजित अवस्थाएं E2 और E3 में आ जाते हैं. क्रोमियम आयन उत्तेजित अवस्थाएं E2 और E3 में आ जाते हैं, यानी संक्रमण 1 और 2. संक्रमण 1 हमारा नीले रंग से होगा, ब्लू कलर से, संक्रमण 2 हरे रंग से होता है. नाउ एक्साइटेड आयन गोज टू मेटास्टेबल स्टेट M by giving some energy to crystal. This is called spontaneous emission 3 and 4. Excited ions get into metastable state by spontaneous emission 3 and 4. उत्तेजित क्रोमियम आयन क्रिस्टल को कुछ ऊर्जा देकर स्वतः उत्सर्जन, इसको कहते हैं 3 और 4. मित अस्थायी स्वतः उत्सर्जन द्वारा मित अस्थायी अवस्था M में आ जाते हैं, और ये संक्रमण 3 और 4 के द्वारा होता है. नाउ व्हेन एनी एक्साइटेड क्रोमियम आयन फ्रॉम मेटास्टेबल स्टेट M टू ग्राउंड स्टेट बाई स्टेट E1 by spontaneous emission. When excited chromium ion goes from metastable M state M to ground state E1 by spontaneous emission, then it emits a photon of red color 6943 angstrom, metastable energy of metastable state minus energy of ground state. This is called transition 5. It is spontaneous emission, स्वतः उत्सर्जन. जब कोई उत्तेजित क्रोमियम आयन या स्वतः उत्सर्जन द्वारा मित अस्थायी अवस्था M से, क्रोमियम आयन स्वतः उत्सर्जन द्वारा मित अस्थायी अवस्था M से मूल अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट E1 में आता है, तो वह ऊर्जा स्तर M-E के अंतर के तुल्य एक लाल फोटान 6943 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी फोटान उत्सर्जित करता है. संक्रमण 5 है, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन या स्वतः उत्सर्जन है. यह फोटान रूबी क्षण की सक्रिय माध्यम में बार बार गति करता है, यानी वो जो हमारी कैविटी रेजोनेटर है उसके मिरर से बार बार टकराते हैं और वो फिर गति करता है. ग्रेटर टाइम लाइफ टाइम ऑफ मेटास्टेबल स्टेट, ग्रेटर टाइम ऑफ
metastable state m 10 to the power minus 3 second results a situation. This longer time of metastable state 10 to the power minus 3 results a situation in which number of atoms in metastable state m n2 is greater than number of atoms in our ground state E1, which is n1, that is n2 is greater than n1. Thus population inversion is achieved. Which is an essential condition for getting stimulated emission. मित अस्थायी अवस्था m का जीवन काल 10 to the power minus 3 सेकंड अधिक होने के कारण क्रोमियम आयन अवस्था m में देर तक रहते हैं, मेटास्टेबल स्टेट में देर तक रहते हैं, और पंपिंग प्रक्रिया फ्लैश के कारण क्रोमियम आयन अवस्था m में लगातार पहुंचते रहते हैं, जिससे अवस्था m में परमाणुओं की संख्या n2 मूल अवस्था में परमाणुओं की संख्या n1 से अधिक हो जाती है। इस केस में n2 इज ग्रेटर देन n1। यह जनसंख्या व्युत्क्रमण की अवस्था है, और एक बार जनसंख्या व्युत्क्रमण की अवस्था पहुंच गई तो और मेंटेन रही तो इसमें इन दिस सिचुएशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन व्हेन स्पॉन्टेनियस एमिशन फोटॉन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांजिशन 5 स्पॉन्टेनियस एमिशन इंसिडेंट ऑन क्रोमियम एटम व्हिच इज ऑलरेडी इन मेटास्टेबल स्टेट। क्रोमियम एटम stimulated emission 6 take place and two exactly similar photons are generated traveling in same direction. Two stimulated photons are generated traveling in same direction and these photons are identical. These photons further stimulates chromium ion metastable state, resulting stimulated emissions 4 similar photon. These two stimulates two chromium atom which are in metastable state and generates 4 similar photon. This process is done many times, and when energy density, that is density of photons, becomes very high, a laser pulse of 6943 angstrom is emitted from partially reflecting mirror. यानी जनसंख्या व्युत्क्रमण की अवस्था में जब स्वतः उत्सर्जन फोटान जो 6943 एंगस्ट्रॉम का है, ये फोटान क्रोमियम आयन पर पड़ता है। क्रोमियम आयन किस क्रोमियम आयन पर? जो मेटास्टेबल स्टेट या मित अस्थायी अवस्था में रहता है ऑलरेडी। तो उद्दीपित उत्सर्जन होता है। उद्दीपित उत्सर्जन के बाद दो पूर्णतया समान फोटान यानी आइडेंटिकल फोटान जो कि समांतर चलते हैं, उत्पन्न होते हैं। यही फोटान आगे चलकर दो अन्य क्रोमियम एटम या क्रोमियम आयन का उद्दीपित उत्सर्जन करते हैं और 4 फोटान उत्पन्न हो जाते हैं। यह प्रक्रिया बार बार होने से रूबी क्षण में फोटान्स की संख्या बहुत अत्यधिक हो जाती है और फिर एक बीम के रूप में ये आगे पीछे हमारे फोटान्स चलते रहते हैं। फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर से टकराते हैं, फिर इसके बाद आगे चलकर पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर से टकराते हैं। ये वही फोटान्स हमारे बीम में चल सकते हैं जो हमारी रॉड की अक्ष की दिशा में चल रहे हैं। रॉड की अक्ष की दिशा में जितने भी फोटान चलेंगे वो हमारे आगे पीछे जो मिरर्स हैं उनसे टकराकर वापस आते रहेंगे। बाकी जो फोटान अक्ष के समांतर नहीं है हमारी रूबी रॉड के, वो बाहर निकल जाते हैं फ्रॉम रिफ्लेक्शन और एक बीम आगे पीछे चलती रहती है। फिर जब ऊर्जा घनत्व, फोटान का घनत्व अत्यधिक हो जाता है तो लेजर पल्स के रूप में आंशिक परावर्तक मिरर से हमारी लेजर लाइट 6943 एंगस्ट्रॉम रेड कलर निकलती है। और दोबारा जब जिनॉन फ्लैश लैंप ऑन होता है या दोबारा जब फ्लैश लैंप फ्लैश करता है, जब हमारा जिनॉन फ्लैश लैंप दोबारा फ्लैश करता है फिर लेजर पल्स निकलती है और फिर जब नेक्स्ट टाइम फ्लैश करेगा तो फिर लेजर पल्स निकलेगी। इस तरह से लेजर हमारी पल्स के फॉर्म में निकल रही है। हम इस रूबी लेजर का इस्तेमाल लगातार लेजर लाइट आउटपुट करने के लिए नहीं कर सकते। और फिर हमारा ये रूबी लेजर में क्या बाउंडेशन हो गई, ये पल्स लेजर है। पल्स के फॉर्म में रूबी लेजर से लाइट निकलती है या लेजर निकलती है और ये 3 लेवल लेजर है।
नेक्स्ट लेजर, सेकंड लेजर हमारा हीलियम नियॉन लेजर है। यही दोनों सिलेबस में है। तो हीलियम नियॉन लेजर, HENE लेजर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम। इसकी खोज जस्ट 1 साल बाद ही हुई है। 1960 में रूबी लेजर, 1961 में हमारा हीलियम नियॉन लेजर। इसको खोजने वाले 3 साइंटिस्ट ए जवान, W बैनेट एंड D हैरियट, इन तीनों ने मिलकर खोजा। और ये 4 लेवल लेजर है, यानी 4 लेवल वाली, 4 ऊर्जा स्तरों वाली लेजर है। और ये कंटिन्यूअस लेजर है, सतत लेजर, यानी इससे हम लगातार लेजर लाइट आउटपुट में प्राप्त करते हैं। तो ये हमारी पहली लेजर बनी जो कि लगातार आउटपुट में इसके लेजर है, नहीं तो फिर रूबी लेजर में पल्स फॉर्म में लेजर निकलती थी। तो हीलियम नियॉन लेजर, इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट हम देखते हैं। हीलियम नियॉन लेजर इज ए गैस लेजर। और हीलियम नियॉन लेजर इज गैस लेजर in a quartz tube. In a quartz tube, mixture of helium and neon is taken. In a quartz tube, mixture of helium and neon gases is taken is in ratio 10:1. Helium and neon ratio is 10:1, and pressure is of 1 mm of mercury. Mixture HENE gases. Mixture of helium and neon gases is active medium. This mixture acts as active medium, and neon acts as active center. Neon atom acts as active center, and helium atom is host material. Helium atom is host material. यानी हीलियम नियॉन लेजर एक गैस लेजर है। हीलियम नियॉन लेजर एक गैस लेजर है जिसमें एक फोटान क्वार्ट्ज नली में हीलियम और नियॉन गैसों का मिश्रण 10:1 यानी 10:1 के अनुपात में 1 mm पारे के दाब पर भरा जाता है। और गैसों का मिश्रण He+Ne सक्रिय पदार्थ या सक्रिय माध्यम का कार्य करता है। Ne हमारा अणु सक्रिय केंद्र है, नियॉन अणु या एटम सक्रिय केंद्र एक्टिव सेंटर, और हीलियम मेजबान पदार्थ या होस्ट मटेरियल होता है। तो इस हीलियम नियॉन हमारा 10:1 के रेशियो में क्वार्ट्ज ट्यूब में लिया जाता है, जो कि एक्टिव मटेरियल या एक्टिव मीडियम का कार्य करता है। और इसमें नियॉन एक्टिव सेंटर होता है, हीलियम होस्ट मटेरियल होता है। और हमारा नेक्स्ट पंपिंग सोर्स होता है। नेक्स्ट पार्ट पंपिंग सोर्स, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जिसको हाई वोल्टेज यानी उच्च विभव से हम ऑपरेट कराते हैं। और ये हमारा पंपिंग सोर्स यानी पंपिंग स्रोत की भांति कार्य करता है। और इसका तीसरा पार्ट फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर इधर लगा हुआ है, कैविटी रेजोनेटर, ऑप्टिकल रेजोनेटर, फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर इधर है, और पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर ये है हमारा। तो ये दोनों परफेक्टली पैरेलल होते हैं। और ये अरेंजमेंट हमारा ऑप्टिकल रेजोनेटर या कैविटी रेजोनेटर कहलाता है। तो ये सभी पार्ट्स हीलियम नियॉन लेजर में होते हैं। जो क्वार्ट्ज ट्यूब होती है वो लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी होती है और 1 सेंटीमीटर डायमीटर की होती है। तो इस तरह से हीलियम नियॉन लेजर में हीलियम और नियॉन का मिक्सचर सक्रिय माध्यम यानी एक्टिव मीडियम, नियॉन एक्टिव सेंटर और हीलियम हमारा होस्ट मटेरियल का वर्क करता है। फॉर पंपिंग 2 इलेक्ट्रोड्स पावर्ड बाई हाई वोल्टेज जनरेटर इज यूज्ड। पंपिंग के लिए 2 इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं जिनको उच्च विभव जनरेटर से संचालित करते हैं। द 2 ends of quartz tube are kept exactly parallel. One end is polished with fully reflecting mirror, other is polished with partially reflecting material. Thus, ends of quartz tube act as cavity resonator. यानी क्वार्ट्ज नली के दोनों सिरे दोनों पूर्ण समांतर होते हैं। यानी क्वार्ट्ज नली के दोनों सिरे एक दूसरे के पूर्णतया समांतर होते हैं। एक सिरा पूर्ण परावर्तक और दूसरा सिरा आंशिक परावर्तक बनाया जाता है। क्वार्ट्ज नली के सिरे कैविटी या प्रकाशिक रेजोनेटर का कार्य करते हैं। इसके अलावा हम इनको कोटिंग ना करके सीधे मिरर्स का यूज कर सकते हैं। 2 परफेक्टली पैरेलल मिरर्स, एक फुल्ली रिफ्लेक्टिंग दूसरा पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, हम इस क्वार्ट्ज ट्यूब में माउंट कर दें तो वो भी कैविटी रेजोनेटर का कार्य करते हैं। अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे। वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन लेजर की कार्यविधि। इट इज 4 एनर्जी लेवल
laser system. Our helium neon laser is 4 energy level laser system. The electrons produced from electric discharge. When we apply high voltage through our electrodes, then electron produced from electric discharge collide with helium and neon atoms. Our electron collides with helium and neon atoms and excite them to higher energy level He. Excite them higher energy level He, which is state M1, and Ne, which is state M2, at 20.61 electron volt and 20.66 electron volt, which are these are very near energy levels respectively. Helium goes in metastable state M1 with energy 20.61 electron volt, and neon goes to state M2 with 20.66 electron volt. These two states are metastable state. These M1 and N2 are metastable states. So atom may stay here in this metastable state for longer time. यानी हीलियम नियॉन लेजर एक 4 स्तरीय लेजर प्रणाली है. इसमें 4 ऊर्जा स्तर होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज यानी जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाते हैं अपने इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और इलेक्ट्रॉन हीलियम और नियॉन परमाणु से टकराते हैं और इन्हें क्रमशः हीलियम से टकराएंगे इलेक्ट्रॉन तो 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मेटास्टेबल स्टेट में भेजेंगे, और नियॉन एटम से टकराएंगे 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मेटास्टेबल स्टेट के उच्च स्तर तक हीलियम और नियॉन उत्तेजित होते हैं. ये दोनों अवस्थाएं चूंकि M1 M2 हमारी मित अस्थायी अवस्थाएं हैं यानी मेटास्टेबल स्टेट हैं, तो इसलिए परमाणु यहाँ अधिक समय तक रह सकते हैं. नियॉन एटम हमारा 10⁻³ सेकंड तक रह सकते हैं, हीलियम एटम भी 10⁻³ सेकंड तक रह सकते हैं. तो इस तरह से हमारा ये इवन ग्राउंड स्टेट है हीलियम एटम और नियॉन दोनों का. और फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जैसे ही पास होगा यानी हाई वोल्टेज सप्लाई जैसे ही लगाएंगे इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और वो इलेक्ट्रॉन काफी तेजी से गति करते हैं. तो गति करेंगे तो उनके मार्ग में अगर हीलियम एटम आया तो हीलियम एटम से टक्कर होने के बाद ट्रांजिशन 1 टेक प्लेस करेगा और ट्रांजिशन 1 से हीलियम एटम 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मेटास्टेबल स्टेट में पहुंच जाएगा. हमारा हीलियम एटम मेटास्टेबल स्टेट है, इसमें वो काफी समय तक रह सकता है. और नियॉन एटम से अगर इलेक्ट्रॉन टकराया तो वो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मेटास्टेबल स्टेट में नियॉन एटम को भेज देगा. चूंकि हीलियम एटम एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद गति करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है कुछ. अगर वो हीलियम एटम नियॉन एटम से टकराया तो इस केस में हीलियम एटम के पास जो एनर्जी है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो इससे जो नियॉन एटम है ग्राउंड स्टेट में था वो एक्साइटेड स्टेट में यानी मेटास्टेबल स्टेट में पहुंच गया. तो इस तरह से नियॉन एटम जो हमारे एक्टिव सेंटर्स हैं वो 2 तरीके से मेटास्टेबल स्टेट में पहुंच रहे हैं. पहला डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन से टक्कर के बाद मेटास्टेबल स्टेट में पहुंच रहे हैं. दूसरा तरीका हीलियम एटम पहले मेटास्टेबल स्टेट में पहुंचे, फिर हीलियम एटम ग्राउंड स्टेट के नियॉन एटम से टकराए तो हीलियम एटम की जो एनर्जी है मेटास्टेबल स्टेट की और काइनेटिक एनर्जी, इसका सम टोटल इसकी मेटास्टेबल स्टेट के बराबर हो जाता है और हमारा नियॉन एटम मेटास्टेबल स्टेट में पहुंच जाता है. फिर ये ट्रांजिशन 1 है हमारा हीलियम एटम मेटास्टेबल स्टेट में जाना, ट्रांजिशन 2 नियॉन एटम का मेटास्टेबल स्टेट में जाना, और ट्रांजिशन 3 हीलियम नियॉन एटम कोलिजन जिसमें नियॉन एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट यानी मेटास्टेबल स्टेट में पहुंच जाता है. फिर मेटास्टेबल स्टेट में काफी देर तक हमारा नियॉन एटम रहता है 10⁻³ सेकंड तक. अगर इस दौरान पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं हुआ यानी इस स्टेट में जो परमाणुओं की संख्या है और ग्राउंड स्टेट में जो परमाणुओं की संख्या है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा इनकी, तो क्या होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन हो जाएगा. स्पॉन्टेनियस एमिशन स्वतः उत्सर्जन 4 से हमारा M2 से E3 में जाएगा और एक्साइटेड स्टेट E3 में आने से एक फोटॉन उत्सर्जित होगा 6328 एंगस्ट्रॉम यानी 6328 एंगस्ट्रॉम का रेड फोटॉन एमिट होगा. और फिर इसके बाद एटम स्पॉन्टेनियस एमिशन 5 जो यूजलेस होता है और
इस रेडिएशन लेस ट्रांजिशन 6 के थ्रू ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। और ये प्रक्रिया चलती रहेगी तब कब तक, जब तक हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन यानी जनसंख्या व्युत्क्रमण नहीं आ जाता। जैसे ही जनसंख्या व्युत्क्रमण आएगा तो अब स्पॉन्टेनियस एमिशन के जो फोटॉन्स हैं वो चूंकि हमारे हीलियम और नियान के मिक्सचर में गति करते रहते हैं, तो ये आगे चलकर मेटा स्टेबल जैसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा तुरंत नियान एटम से टकराएंगे। जो फोटॉन जो नियान एटम हमारे मेटा स्टेबल स्टेट में है उनको उद्दीपित करेंगे यानी स्टिमुलेटेड एमिशन होंगे, और स्टिमुलेटेड एमिशन से 2 आइडेंटिकल फोटॉन एग्जैक्टली सिमिलर फोटॉन प्रोड्यूस होंगे जो कि एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो इस तरह से स्टिमुलेटेड एमिशन से लेजर लाइट निकलती है और फिर इसके बाद ट्रांजिशन 5 यूजलेस स्पॉन्टेनियस एमिशन हमारा मिलेगा, ये कोई यूज का नहीं है। और फिर रेडिएशन लेस यानी विकिरण रहित ट्रांजिशन और एटम हमारा नियान ग्राउंड स्टेट में पहुंच गया। ये पूरी प्रक्रिया हमारी वर्किंग में आता है। इसको हम आगे देखते हैं। सिंस M1 and M2 are very close to each other, since M1 and M2 are very close to each other, some of helium atom at M1 state यानी in M1 state metastable state may transfer their energy to ground state neon atom may transfer their energy to ground state neon atom through collisions and excite them to high energy level M2. The kinetic energy of helium atom provides additional energy 0.05 electron volt. This energy is provided by kinetic energy of helium atoms and rest energy is provided by excited energy of helium atom यानी metastable state energy of helium atom. Thus helium atom helps achieve population inversion in Ne atoms. चूंकि अवस्थाएं M1 और M2 एक दूसरे के बहुत समीप हैं, मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी जो है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज है, अतः M1 में इस अवस्था में रह रहे He परमाणु एक्साइटेड स्टेट यानी मेटास्टेबल स्टेट में हीलियम एटम जो रह रहे हैं वो अपनी ऊर्जा नियान एटम से टकराकर यानी टक्कर के माध्यम से नियान जो मूल अवस्था में है यानी ग्राउंड स्टेट में नियान एटम है उनको अपनी ऊर्जा ट्रांसफर से टक्कर से ट्रांसफर कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं और नियान एटम हमारा मित अस्थाई यानी मेटास्टेबल स्टेट M2 में पहुंच जाता है। हीलियम एटम परमाणुओं की गतिज ऊर्जा 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अतिरिक्त ऊर्जा को प्रदान करती है या सप्लाई करती है। तो इस तरह से गतिज ऊर्जा जो एडिशनल एनर्जी चाहिए उसको सप्लाई कर देता है। 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो डिफरेंस है उसको गतिज ऊर्जा द्वारा पूरा किया जाता है। इस प्रकार हीलियम परमाणु नियान परमाणुओं में जनसंख्या व्युत्क्रमण प्राप्त करने में मदद करता है। तो हीलियम परमाणु नियान परमाणुओं में जनसंख्या व्युत्क्रमण करने में और पॉपुलेशन इन्वर्जन प्राप्त करने में मदद करता है। नाउ सम ऑफ नियान एटम्स विल डिके स्पॉन्टेनियसली थ्रू ट्रांजिशन 4 टू लोअर स्टेट E2 टू लोअर एक्साइटेड स्टेट E3 at 18.70 electron volt by emitting photon of wavelength 6328 angstrom. This is spontaneous emission. अब कुछ परमाणु परमाणु 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाते हैं स्वतः ही और 6328 एंगस्ट्रॉम 6328 एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्घ्य का एक फोटॉन उत्सर्जित करके निम्न अवस्था E3 में स्वतः उत्सर्जन द्वारा क्षय हो जाते हैं। फोटॉन्स दैट आर मूविंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब यानी ट्यूब की अक्ष के समांतर जो फोटॉन मूव कर रहे हैं वही रिफ्लेक्ट बैक और फिर रिफ्लेक्ट बैक एंड फोर्थ बाई एंड मिरर्स ऑफ द रॉड एंड स्टिमुलेट अदर एक्साइटेड एनी एटम्स फॉर स्टिमुलेटेड एमिशंस व्हेन पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड। दैट मीन्स फोटॉन जो इस रॉड की एक्सिस के हमारी जो क्वार्ट्ज ट्यूब है नली इसकी एक्सिस की दिशा में चल रहे हैं, तो चाहे इस दिशा में चलें चाहे इस दिशा में, एक्सिस की दिशा में चलने वाले फोटॉन ही रिफ्लेक्ट होकर फिर इस तरह से आएंगे और इधर से भी रिफ्लेक्ट होकर ट्यूब में बने रहेंगे और ट्यूब में इधर उधर गति करेंगे, आगे पीछे वो लगातार रिफ्लेक्ट होते हुए गति करेंगे। और जो फोटॉन दूसरी डायरेक्शन में है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन का फोटॉन, वो यहां से रिफ्लेक्ट होगा
इस तरह से आगे जाएगा और वो ट्यूब से बाहर निकल जाएगा। इधर अगर फोटान दूसरी डायरेक्शन से आया तो वो रिफ्लेक्ट होकर आगे निकल जाएगा। तो जो फोटान्स हमारे इस पैरेलल, हमारी जो ट्यूब की एक्सिस है इसके पैरेलल नहीं है, इसके समांतर नहीं है, वो सब बाहर चले जाएंगे ट्यूब के रिफ्लेक्शन से हमारे जो मिरर्स हैं, और बाकी फोटान जो एक्सिस के पैरेलल हैं वही इस ट्यूब में आगे पीछे गति करेंगे। और ये फोटान जैसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा, ये फोटान तुरंत स्टिमुलेटेड एमिशन शुरू कर देंगे और स्टिमुलेटेड की एमिशन की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हमारा जो ये पूरा रीजन है इसमें फोटान की डेंसिटी या घनत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर लेजर लाइट निकलेगी हमारे पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर से। तो इस तरह से नली की धुरी यानी अक्ष के समांतर चलने वाले फोटान दर्पणों द्वारा परावर्तित होकर आगे बढ़ते हैं, आगे और पीछे चलेंगे, फिर M2 अवस्था वाले नियान परमाणुओं पर आपतित होकर, फिर M2 अवस्था वाले नियान परमाणुओं पर आपतित होकर, यानी मेटास्टेबल स्टेट में जो नियान परमाणु हैं उन पर आपतित होंगे और उद्दीपित उत्सर्जन कराते हैं। कब कराते हैं? जब जनसंख्या व्युत्क्रमण की अवस्था प्राप्त हो जाती है तभी हमारा उद्दीपित उत्सर्जन होता है। उद्दीपित उत्सर्जन से दो समांतर चलने वाले समरूप या आइडेंटिकल फोटान्स जनरेट होते हैं, प्राप्त होते हैं। ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, these photons at end of tube, number of photons multiplies after few microsecond, monochromatic intense collimated beam of red light 6328 angstrom emerge through partially reflecting mirror। यानी इस प्रकार नली के सिरों पर इन फोटानों के टकराने से या परावर्तित होने से फोटानों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। टकराने से नहीं बढ़ती, टकराने के बाद जब ये हीलियम नियान के मिक्सचर में नली ट्यूब की एक्सिस के समांतर गति करते हैं तो ये स्टिमुलेटेड इमिशंस कराते हैं नियान एटम्स का, और उसके कारण इनकी फोटानों की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ती है, कई गुना बढ़ जाती है। और कुछ माइक्रोसेकंड बाद ही आंशिक परावर्तक दर्पण से यानी पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर से वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम की लाल प्रकाश जो कि एकवर्णी तीव्र और समांतर बीम निकलती है, ये हमारा लेजर लाइट है, यही लेजर आउटपुट है 6328 एंगस्ट्रॉम का। अब एटम एट स्टेट E3 आर unstable and decay spontaneously to lower state E2, and finally they come to ground state even by losing their remaining energy through collision with tube walls. Thus helium neon laser operates continuously। अवस्था E2 में परमाणु अस्थिर होते हैं, यानी 10⁻⁸ सेकंड 10⁻⁸ सेकंड तक रह सकते हैं, और इसके बाद इनका स्वतः उत्सर्जन निम्न अवस्था E2 में हो जाता है, और फिर ये मूल अंत में ट्यूब की दीवारों से टकराकर शेष ऊर्जा भी खो देते हैं ट्रांजिशन 6 के द्वारा और मूल अवस्था में आ जाते हैं, ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। हीलियम नियान लेजर, इसकी खासियत है ये लगातार काम करता है, यानी इससे लगातार हम लेजर लाइट आउटपुट में ले सकते हैं, जबकि रूबी लेजर से हम लगातार आउटपुट में अपनी लेजर लाइट नहीं ले सकते थे, वहां पल्स के रूप में लेते थे। एक ही साल में 1960 से 1961 में हमारा कंटिन्यूअस लेजर हीलियम नियान लेजर जो कि बन गया, और आज की जिंदगी में हम हर फील्ड जो कि हमारे चाहे साइंटिफिक हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, टेक्निकल हो, हर फील्ड में, मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग है, सब फील्डों में हमारा लेजर बहुतायत से उपयोग में आ रहा है।